हेलो फ्रेंड, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट सीडीपी की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें कि हम 200 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका इस एग्ज़ाम में बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय पहला ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था, दूसरा माध्यमिक बाल अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा किशोरावस्था। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल के समय को किशोरावस्था का समय कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो स्थूलगामक वो होता है जिसमें कि हमें उंगलियों की आवश्यकता नहीं होती है, और सूक्ष्मगामक कौशल वो होता है जिसमें कि हमें उंगलियों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें स्थूलगामक पूछा गया है जिसमें उंगलियों की आवश्यकता नहीं होगी, वो आपका स्थूलगामक कौशल होगा। तो ब्रश से पेपर व पर पेंटिंग करना है, तो इसमें उंगलियों की आवश्यकता होगी, तो ये नहीं होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तो इसमें भी आपकी उंगलियों की आवश्यकता होगी, तो ये भी नहीं होगा। सुई में धागा डालना, तो ये भी नहीं होगा आपका। चलना और दौड़ना, तो देखिए चलने और दौड़ने में आपकी उंगलियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रथम संस्था है? तो समाजीकरण की प्रथम संस्था आपका परिवार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? तो देखिए इसमें सजीव गुण होते हैं गुड़िया कार में, तो इसे क्या कहते हैं? जीववादी सोच कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, कारण? जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प का चयन करना है आपको, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा जो है समझ नहीं पाता है कि उसमें दोनों में ध्यान नहीं कर पाता, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में दोनों की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। तो ये कारण बता रहा है आर वाला, और ए उसका कथन है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो संकेतों और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की मदद करना पाठ कहलाता है लेवाइगस्की के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपका सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो देखिए पहला चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा है परंपरागत चरण, फोर्थ है पश्च परंपरागत चरण। तो पश्च परंपरागत चरण को ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पे नहीं आता है, केवल यही 3 आता है, परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें कहा गया कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति ने अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, तो इसका मतलब परंपरागत चरण के अनुसार कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा, तो प्रगतिशील कक्षा कौन सी होती है? परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो प्रगतिशील कक्षा वो होती है जिसमें जो कि विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? पहला है भाषाई, दूसरा है स्थानिक, तीसरा है पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। तो इसमें आपका परामर्शदाता है यानी कि पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला है केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल हिंदी भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा, बच्चों की मातृभाषा। तो केवल वाला तो हमेशा निगेटिव रहता है, तो ये तीनों ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका बच्चों की मातृभाषा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो देखिए यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है, क्योंकि माँ कह रही है कि तुम्हारे लिए छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी, तो इसलिए ये लिंग रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा या सुसाधित करेगा? तो देखिए उन्हें बच्चों को नामीकरण, उन्हें वर्गों में बांटना निगेटिव है, तो ये अर्थपूर्ण को बढ़ावा नहीं देगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो देखिए निगेटिव यहाँ बताया गया है, तो निगेटिव आपका ऑप्शन भी होगा, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय के लिए मूल्यांकन करना। तो केवल वाला तो हमेशा निगेटिव होता है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी सतत मूल्यांकन को नहीं दर्शाता है। विद्यार्थियों के एक दूसरे से तुलना करना, ये भी गलत है आपका। सेकेंड ऑप्शन बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, सतत और व्यापक समग्र मूल्यांकन के उदाहरण है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद होगी? तो प्रभावी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा मूल्यांकन है? पहला है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पे मानकीकृत और मानक संदर्भित मूल्यांकन ये दोनों ही गलत हो। यहाँ पे अक्सर जांच किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? तो शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो केवल वाला तो निगेटिव है। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, तो पृथक्करण करना भी निगेटिव है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका
को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसमें कौन सा आपको शामिल करना है? तो इसमें हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, इसे शामिल किया जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, तो अनदेखा नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं शामिल होगा। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना है, तो इसे भी शामिल किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, तो अप्रत्यक्ष निर्देश देना ये भी नहीं शामिल होगा। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो ये शामिल होगा। तो फर्स्ट, थर्ड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। क्या विद्यार्थी में दृष्टिबाधिता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देख लेते हैं। विशिष्ट जरूरतों के लिए शिक्षक को विविध तरह के दृश्यीकरण प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिससे चित्र हो देनी चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए इसमें? कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को दृष्टिबाधिता की समस्या है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसकी विशिष्ट अभिलक्षण है? तो किसकी विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वालीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, पठन वैकल्प, गुणज वैकल्प। तो देखिए, पठन वैकल्प पढ़ने से संबंधित होता है, गुणज वैकल्प आपके गणनाओं से संबंधित होता है। स्वालीनता यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती है, तो इसलिए स्वालीनता आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है? तो सृजनात्मकता को, रटना को, असहयोग को, अनुशासनहीनता को। तो देखिए, इसमें तीनों ही लास्ट तीनों ही ऑप्शन आपके निगेटिव दिए गए हैं। रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता, तो ये गलत है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है शिक्षिका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त कौशल। तो इसमें आपको शारीरिक कौशल पर ध्यान देना चाहिए, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक कौशल पर और संवेगात्मक कौशल पर। तो 1, 2, 3, 4 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है, तो अर्थपूर्ण क्या सीखना है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार भेदन तथा अभ्यास से होता है। तो देखिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया से होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पाठ कहलाती है, क्योंकि जो है बच्चे को इशारे में उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, आपका एक कथन है और दूसरा आर वाला उसका कारण है। तो आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि इसमें बताया गया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहीं पर बताया गया है एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो पहला है समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। तो स्थिर रहना आपके समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षिका व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तो सेकेंड है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो देखिए इसमें दोनों ही आपके गलत हैं, क्योंकि बच्चों में सोचने की क्षमता होती है, तो इसमें नहीं है कहा बताया गया, इसलिए ये गलत है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों शिक्षिका व विद्यार्थियों में असफलता को दर्शाती है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। तो कौन सा भाव नहीं है यहाँ पे, स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। तो स्मृति आपका भाव नहीं है, स्मृति याद करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो विद्यार्थियों में आंतरिक अप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो आंतरिक अप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति करा के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, बच्चों का समस्त शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या है, को प्रभावित नहीं करता है। जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रहता है वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो ये गलत है। उनमें बाधा डालता है, तो ये भी गलत है। इनमें से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। को सुसाधित करता है, हाँ यस यस, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। तो किसके कारण को कर रही है, पर्यावरणीय कारक को, योग्यता की कमी को, कोशिश की कमी को, कठिन भाग्य को। तो देखिए यहाँ पे बता रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन जो है उसने अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो यानी कि कोशिश की कमी को वो आरोपण कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनीय काल कौन सा है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनीय काल आपकी आरंभिक बाल्यावस्था होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह
प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो संवेदी चालक अवस्था में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो देखिए यहाँ पे सूरज को सजीव मान रही है, तो इसलिए जीववाद चिंतन को वो उसकी सोच का दर्शाता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वागेस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़, सामाजिक अंतर के लिए तीनों ही लेव वागेस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्कीमा आपका जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वागेस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो प्रतिस्पर्धा को नहीं प्रोत्साहित किया जाएगा। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, तो ये भी गलत होगा। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ आलंबन देना, तो ये करेक्ट होगा। लेव वागेस्की के अनुसार पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो नैतिक विकास की प्रथम अवस्था नियमों को सुनिश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो अमूर्त इसमें नैतिक विकास की प्रथम अवस्था में अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये गलत होगा। बच्चों उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अपनी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा भाषाई बुद्धि का प्रयोग बताया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, तो व्यक्तिगत करती है यानी प्राइवेट स्पीच करती है, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए और नकारना चाहिए। तो इसमें कौन सा करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें कक्षा में शिक्षिकाओं के व्यक्तिगत वाक के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने के से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। वह यह क्या दर्शाता है? तो यह जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शाता है, जेंडर समानता दर्शाता है, जेंडर गतिशीलता दर्शाता है, जेंडर प्रारूप दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, कपड़े को पहनने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि यह ड्रेस लड़की की है। तो इसमें जेंडर प्रारूप को दर्शा रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक ही क्षमता वाले
अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया आपकी विभेदित निर्देश कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या है? तो सहयोगात्मक परियोजनाएं सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए उसे संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए कहना। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा के लिए संशोधित करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो ऐसा यह समावेशन के सिद्धांत का पालन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करना को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। तो नहीं है देता है, तो केवल वाला आपका निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जूझ रहे हैं। किससे जूझ रहे हैं? पाठ पढ़ने में। तो पढ़ने से पठन वैकल्प करेक्ट होगा। गुणज वैकल्प गणना करने से संबंधित है। श्रवण बाधिता सुनने से, लेखन वैकल्प लिखने से, लेकिन यहाँ पे पढ़ने से पूछा गया है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो श्रवण बाधित बच्चे हैं तो कौन से उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, क्योंकि सुनने में उसे कठिनाई होती है, तो श्रव्य किताबें उपयुक्त नहीं होगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए खुले जवाब वाले प्रश्न पूछने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए। तो बच्चा जो अपना अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो चारों ही आपका करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो पहला है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देना, तो निष्क्रिय स्थानांतरीकरण गलत होगा आपका। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, तो केवल यहाँ निगेटिव है, तो ये भी गलत है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तो बेहतर ढंग से इससे सीख सकता है बच्चा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो इसमें बच्चा अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो इसमें जब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को उदाहरण देता है तो वो अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है।
समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होगी? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, प्रतिक्रिया सेट से, कार्यात्मक स्थिरता से। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया तार्किक सोच से बेहतर होगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, तो ये गलत होगा। बच्चों में अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, तो ये भी गलत है। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, तो ये अर्थपूर्ण मौके देती है आपका पॉजिटिव है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो जब बच्चा ऊब जाएगा तब उसकी शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों के यांत्रिक व दोहराव वाली हो जाएंगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो देखिए, सजा का डर पैदा करने में सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही आपका गलत है, ए और आर दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धति, ये चारों ही सीखने को प्रभावित कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, उदाहरण, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? तो सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध दिखाना है। व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी गलत होगा। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यस, तीनों ही कारक एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा वे विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और तार्किक की स्पष्टता चर्चा करता है? तो कौन सा सिद्धांत तार्किक स्पष्टता की चर्चा करता है? संज्ञानात्मक। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास सिर से किस ओर बढ़ता है? तो विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीय कारक है, तो यह है परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होगा और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उन्नत उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, तो असंतुलन उत्पन्न होगा जी। अगर संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपने वस्तु अस्थायित्व को समझना प्रारंभ कर देते हैं और इसी अवस्था में वस्तु अस्थायित्व की कमी भी उसमें रहती है। जब बच्चा ये 0 से 18 साल के बीच में 18 माह के बीच में होता है तो वो उसमें वस्तु अस्थायित्व की कमी रहती है, और जब 18 माह से 24 माह के बीच में हो जाता है तो उसमें वस्तु अस्थायित्व को समझना आरंभ कर देता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए यहाँ पे जीन पियाजे की
कोहलबर्ग के यहाँ नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो कानून और व्यवस्था अधिविन्यास के बारे में बच्चा बात कर रहा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वायगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजीकरण पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीख सकते हैं, तो ये गलत होगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, तो ये भी गलत होगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, तो ये करेक्ट होगा आपका। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेव वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समन्वित करती है? तो सहभागी अधिगम की विधि अधिगम को समन्वित करती है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करता है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 बुद्धियों के प्रकार दिए थे, यानी कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो देखिए फर्स्ट वाला आपका एक करेक्ट है और आर गलत है, तो ए सही आर गलत, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन जेंडर समानता को बढ़ावा देता है, समता को बढ़ावा देता है, जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर रूढ़िवादिता को। देखिए तो इस प्रकार के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देके, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथक्करण करके। तो नामीकरण और पृथक करके नहीं किया जाएगा, तो नहीं वाला आपका पूछा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना व रोक लेना, विद्यार्थियों की श्रेणी देना और वरीयता को वर्गीकृत करना। तो इसमें कौन सा आकलन के मुख्य उद्देश्य? विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, तो ये गलत होगा। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना, तो ये भी गलत है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहोगे? तो पहला है अभिसारी चिंतन, सेकेंड है स्वचिंतन प्रतिबिंब, थर्ड है कंठस्थीकरण, फोर्थ है निष्क्रियकरण। तो देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करना है, तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन
आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में सुविधाबाधिता वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो सभी विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं में योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो देखिए, पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित नहीं करते, ये भी गलत होगा। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं जानते, ये भी गलत होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण की ओर समर्थन देता है? तो चिकित्सीय दानशीलता, सामाजिक मानवीय अधिकार। तो यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो दानशीलता यहाँ पे समर्थन देता है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं होगा, तो ये गलत होगा। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध या सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषणात्मक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए सुनिश्चित होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? तो उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रक्रिया करते हैं, ये अधिकार चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो देखिए, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? पहला ऑप्शन है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसमें डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले कौन से होंगे? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदी का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों के बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने और समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है? तो शिक्षण अधिगम में कौन सी विधि महत्व नहीं देती है? तो यहाँ नहीं आपका पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे। पहला है व्यवहार अनुकूलन, दूसरा है सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण।
तो कौन सा सक्रिय भूमिका को बढ़ावा नहीं महत्व नहीं देती है? पारस्परिक। तो व्यवहार अनुकूलन आपका सृजन के विद्यार्थियों के सक्रिय भूमिका को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण से, पुरस्कार और दंड से, जिज्ञासा और अन्वेषण से, कंठस्थीकरण से। तो बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जिज्ञासा और अन्वेषण से। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? पहला है अनुरूपक चिंतन, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, फोर्थ है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें प्रकार्यात्मक स्थिरता आपका सेकेंड ऑप्शन विकास में बाधक उत्पन्न होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, तो ये गलत है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा को उदाहरण है? तो बाह्य प्रेरणा जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, अधिगम समझ को समन्वित करने के लिए, अधिगम नगद पुरस्कार पाने के लिए, अधिगम किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए, अधिगम। तो बाह्य प्रेरणा पूछा गया है, तो नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? तो जिज्ञासा का विकास करेगा, असहायता या सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। तो असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है, तो और योग्यता को स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलता को होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? असहायता का सीखा हुआ भाव। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहोगे? तो पहला है, आप उन्हें सक्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, उन ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ज्ञान उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए यहाँ आप विद्यार्थियों में कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ज्ञान के वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो पहला है स्कूली माहौल, दूसरा है आनुवंशिकता, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ, फोर्थ है अध्यापिका का शिक्षण शास्त्र। तो देखिए अधिगम को प्रभावशाली करता है, तो स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ और अध्यापिका का शिक्षण शास्त्र। तो आपका स्कूली माहौल आपका अधिगम को प्रभावित करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो नकारात्मक रूप से यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, पहला है दिया है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो पहला है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहे अनुदेशन,
तो देखिए यहाँ पे नकारात्मक रूप से, तो निराशा की भावना, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।